हरिद्वार जैसी ये मेरे लिए ही नहीं, जब मैं दूसरों को अपने हरिद्वार के लिए तड़पते हुए देखते हैं, यार काश हम एक बार हरिद्वार जा पाएँ। मुझे अभी न्यूयॉर्क मैगज़ीन पे जब मैं फीचर हुआ तो उन्होंने बताया कि आप उत्तराखंड से हैं, तो वो उत्तराखंड का नाम सुनते ही बड़े एक्साइटेड हो गए। तो पता लगता है कि हमारी जहाँ हम रह रहे हैं उस क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, बिकॉज़ हम लोग यहाँ रहते हैं। तो सभी के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है बचपन से ही। कभी आपने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने सोचते थे आप कि हाँ आप टीवी पे जाएंगे और ये सब इतना आसान हो जाएगा कि आप इतनी कम उम्र में वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या कब आपके दिमाग में आता था इस तरह से कुछ, और जब वो सच साबित हुआ तो कैसी फीलिंग्स आपको? बिल्कुल, आप अक्टूबर में देखेंगे जल्दी मुझे, और अच्छे चैनल्स पे देखेंगे काम करते हुए, और मुझे लगता है आप सभी को पसंद भी आएगा, और तब आपके सपोर्ट का अपेक्षाकृत मैं रहूँगा, और आशा भी पूरी है कि आप सभी का सहयोग मुझे जिस तरह मिलता है और आगे भी मिलेगा। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, तो क्या आपको लगता है कि देवभूमि में सरकार की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए, यहाँ पर फिल्म सिटी बनाई जाए, यहाँ के युवाओं को और ज़्यादा अवसर मिलें, इस तरफ क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि आप उस चीज़ का जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं मुंबई में जाने के बाद। यहाँ का युवा उतना बेहतर उन चीज़ को नहीं समझता है। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या इस तरफ कदम उठाने चाहिए? नमस्कार, आप सिटी स्कूप उत्तराखंड देख रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत ही खास युवा मौजूद हैं, खास भी हैं और प्रभावशाली भी हैं। एक बार पहले आप इन्हें सिटी स्कूप उत्तराखंड पर देख चुके हैं, इनसे बातचीत हमारी हुई थी, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने समाज में विशेष योगदान अपने दिया था। लेकिन अब उसके बाद इन्होंने अचानक देवभूमि नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये अपना नाम कमा रहे हैं। एक्टर के तौर पर, मॉडल के तौर पर बहुत जल्द ये टीवी पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और अमन सिखोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सिटी स्कूप उत्तराखंड में। सबसे पहले आपको जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, आपने बहुत कम समय में ये जो उपलब्धियां हासिल की हैं, इन उपलब्धियों को मैं आपके मुंह से शॉर्ट में सुनना चाहूँगा। बहुत कम समय में आपने जो अचीवमेंट हासिल करी है। बिल्कुल हर्ष जी, अचीवमेंट्स मैंने काफ़ी पाई हैं अभी मीन्स 5-6 मंथ्स के बीच में, जिसमें मैं वाइल्ड फायर मैगज़ीन का कवर बना, मलेशिया विंटर ब्रेक मैगज़ीन है उसका कवर बना, कई सारी वेब सीरीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, और भी कई सारी मैगज़ीन्स हैं जो अभी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में उनके कवर पेज पे मैं आया हूँ, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल्स हैं। तो मुझे लगता है ये उन सभी उपलब्धियों में से एक है जी। देखिए, एक युवा का सपना होता है, और आज के दौर में जब सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली है, जहाँ इंस्टाग्राम तमाम ऐसे आज सोशल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर लोग अपनी प्रतिभाओं को दिखाने की कोशिशें करते हैं, व्यूज़ पाने की कोशिशें करते हैं। ऐसे दौर में अधिकतर देखा जा रहा है कि ग्लैमर की तरफ युवाओं का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय आप किसको देते हैं, और किन किन क्वालिटीज़ की आवश्यकता होती हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो युवा तक मैसेज जाना चाहिए? बिल्कुल, हम सभी अपने अंदर कहीं ना कहीं सभी प्रतिभाओं को समेटे हुए हैं, और सिर्फ हमें एक वेकअप कॉल की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता था कि हनुमान जी को भी नहीं पता वो उड़ के लंका पार करके जा सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वेकअप कॉल दी गई। तो ऐसे ही जब हम एक सामाजिक काम करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें इस ओर बढ़ना है। तो मुझे पहले से मालूम भी था कि मुझे इस ओर जाना है, तो जब उसका समय आया तो मैंने उस ओर करवट ली, और उसमें मुझे सक्सेस भी मिली। आप सभी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ भी जुड़ी, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं युवाओं को यही कहूँगा भी कि जो भी उनके सपने हैं वो सपने देखें, तो उन्हें 100% उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाएं, और अगर हम एफर्ट्स लगाते हैं तो वो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। अब धर्मनगरी हरिद्वार से स्वाभाविक तौर पर एक ऐसे शहर से मुंबई तक के सफ़र तय करने में, वहाँ सब कुछ फेस करने में, लोगों को फेस करने में, और ये मैं मानता हूँ कि ये जो फील्ड है इसका ग्लैमर का, यहाँ कंपटीशन बहुत होता है। ऐसे में आप जो शुरुआत आपने की थी, किस तरह की समस्याएं आपको आई थी, और कितना मुश्किल आप कितना चैलेंजिंग वो सब होता है? मुझे हमेशा से ही मज़ा आता है कि जिसमें चैलेंज ना हो, या जिसमें हमें कोई कंपटीशन देने वाला ना हो, तो वो चैलेंज मुझे कभी अच्छे ही नहीं लगते। तो
तो मैं काफ़ी छोटी एज से भी जब इन चीज़ों पे काम कर रहा था, तो चैलेंज हमें हर फील्ड में मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम किसी भी फील्ड में काम करें, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक पार्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन जब हम एक ग्लैमर्स की दिशा में जाते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग बन जाता है, क्योंकि हम एक हरिद्वार जैसे धर्म नगरी के प्रवेश में रहे, जहाँ संस्कारों से हम अवगत होते आए हैं। पर मेरा मानना है कि ये भी एक संस्कृति और कला का एक पार्ट है, जिसे हम अपने अंदर समावेश करते हैं, समाहित करते हैं। फिर उसके बाद हम जब लोग ग्लैमर्स की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वहाँ अपनी एक डबल पर्सनैलिटी जिसे हम बोलेंगे, सेकंड पर्सनैलिटी, उसको उजागर करने के लिए मेहनत लगती है। लेकिन उस पे मैंने अपने 100% एफर्ट लगाए, जिनका रिज़ल्ट मुझे हाथ के हाथ देखने के लिए मिला, और आप सबने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि देवभूमि काफ़ी गौरवान्वित महसूस करती है आप जैसे युवा पर। आप इतने एफर्ट्स डालकर आपने जो अचीवमेंट हासिल की हैं, इस दौरान आपके जितने भी संबंध रहे हैं सेलिब्रिटीज़ में, आप किसको सबसे ज़्यादा आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं आज भी बॉलीवुड में, जिससे वाकई में सीखने की आवश्यकता है आज के युवा को? और आपको भी डेफिनेटली, आपको भी जब यहाँ से गए होंगे एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी कहीं ना कहीं किसी तौर पर, उस बारे में भी आप जिक्र करें। बिल्कुल। मैं सीखता सभी से हूँ, बट अक्षय कुमार जी को आप देखें, वो काफ़ी बोलते हैं हेल्दी मैन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनका सोना, उठना, खाना पीना सब बैलेंस में है। और कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। ग्लैमर्स की दुनिया के साथ साथ उसकी चकाचौंध में हम लोग पागल ना हों। और यूथ क्या है, कहीं ना कहीं नाकाम होने पर वो ये सब चीज़ें ट्राई करता है। ज़्यादातर ये नेगेटिविटी जो हमारी दिशाएं हैं, उधर ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं अपील करूँगा, बनना है तो अपना आइकॉन उसे बनाएं जो वो हीरो, रियल हीरो माने जाते हैं, मुझे लगता है अक्षय जी। और कई सारे एक्टर्स भी हैं जिनके साथ मेरा बॉलीवुड्स में भी और अवार्ड में भी मेरा मिलना हुआ। आकांक्षा पुरी, और आप वनराज शाह, अनुपमा सीरियल्स में जो हैं वो इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। और भी कई सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला, अभी तो सब सेलिब्रिटी थे वहाँ पर, और सब एक साथ काम भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज हम देख रहे हैं तमाम रील्स के माध्यम से कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नज़र आ रहा है, फुहड़ता की तरफ भी ज़्यादा उसका रुझान बढ़ने लगा है। इसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है आज किस सिस्टम में कुछ रिफ़ाइन करने की? क्योंकि आज जो बच्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ता है, और जो टीवी हैं और सोशल मीडिया है उसका बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है कि रिफ़ाइन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, जिस वजह से इस फुहड़ता को बड़े स्तर पर लोग देख रहे हैं। टीवी पे कम से कम अभी हम वो हद तक नहीं गए हैं। जी जी जी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो आप प्रतिभा अपने दिखाना चाह रहे हैं, किसी के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि इसमें कुछ खामियां अभी हैं? युवाओं को किन चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को रिफाइन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा हर्ष जी आपको कि हमें सबसे पहले अपनी भारतीय संस्कृति का बोध होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ नशे की लत में या किसी भी गलत लत में हम तब पड़ते हैं जब हम भारतीय संस्कृति से विमुख होते हैं। जब हम अपनी संस्कृति, संस्कारों से विलुप्त होंगे तो डेफिनेटली हम इन नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि मेरा तो आपने हमेशा सुना है, मैं कहता हूँ कि आई एम वेरी ग्लैड टू टेलिंग आई एम फ्रॉम द स्टेट कॉल्ड देवभूमि उत्तराखंड, which is the origins of Ma Ganga, is the father of Ayurveda, and from the state that gave birth to nations like Bharat, after which all world and India was named, which is a matter of great pride for us, because हम लोग कहते हुए गुरंकित महसूस करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो जब ये गंगा प्रमाणित तौर पे उत्तराखंड को, और उत्तराखंड से आगे कभी यमुना बन रही है, इसका आदि ना अंत है, तो जब हम इस विश्लेषण को ही नहीं पहचानते, हमारे युवाओं को यही नहीं पता कि हम लोग रह कहाँ रहे हैं, कैसा ट्रेडिशंस हमारे क्या है, हमारी ट्रेडिशंस की वैल्यूज़ क्या है, तो कहीं ना कहीं वो संस्कारों से विलुप्त हैं। आप देखिए, भारतीय संस्कृति का बोध जब होना शुरू हो जाएगा तो बच्चे अपने आप ही नेगेटिविटी को छोड़कर सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो मेरा सभी से अपील है कि अपने बच्चों को कम से कम उन संस्कारों से तो घर में अवगत कराएं जिनका मूल्यांकन करके वो एक बहुत बड़ा आइडल ना कोई बने, पर अच्छा व्यक्तित्व ज़रूर बन पाए। एक बहुत मुख्य प्रश्न यहाँ से ये भी उपजता है, जब आप मुंबई जाते हैं और जाहिर है आप देवभूमि को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हरिद्वार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोगों का नज़रिया कितना सम्मानित रहता है और उन वैल्यूज़ को आपको बरकरार रखना है, देवभूमि की इज़्ज़त को बरकरार रखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके जो चेहरा है और जो आपकी शालीनता है, जो आपकी बातों में अदब जो है, वो कहीं ना कहीं देवभूमि को खुद ब खुद डिफ़ाइन करता है ना। लेकिन आपको एक
बड़ी जिम्मेदारी भी रहती होगी कि आप जिस प्रदेश से आए हैं उस प्रदेश को आप लोगों की नज़रों में आप अच्छा बना के रखें, और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ चीज़ें आगे लेके चलनी पड़ती हैं। उसके लिए आप कितना समर्पित रहते हैं उसका जिक्र तुझे करें, क्योंकि आमतौर पर ये बातें ज़रूर होती हैं जब आप कहीं बैठते होंगे कि आप देवभूमि से आए हैं, सम्मानित नज़रिया सबका रहता होगा। बिल्कुल, आप ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और तन समर्पित मन समर्पित, मैं चाहता हूँ मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी। हमेशा मैंने ये चीज़ समझी भी है। और हम अपना आइडल किसको बनाते हैं? अटल जी की कविताएं मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, और इसकी नदी नदी माँ गंगा है, इसका कण कण भगवान शंकर है। हम जिएंगे तो उसके लिए, मरेंगे तो उसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में प्रवाहित हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ये बात सुनाई देगी, भारत माता की जय। तो जब ये इस कथन को कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा तो मुझे लगता है कि उसका जो राष्ट्रहित में समर्पित भाव है वो आवश्यक जागृत हो जाएगा। पर हमें ज़रूरत है वेकअप कॉल की, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो यूथ के साथ, और मुंबई वाले जब हमें सुनते हैं तो मैं तो मुंबई वाले भी अगर वीडियो देखें तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि मैं हमेशा, वो लोग तरसते हैं कि गंगा माँ के हमें दर्शन हो, उनको वैल्यूज़ है। हम कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, योगदान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि बहुत जगह ऐसी हैं, धार्मिक स्थल हैं, केदारनाथ हैं, बाबा केदारनाथ, जी जी, अब जो फ़ोन है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमारा जो मुख्य जरिया है कमाई का राज्य की, वो पर्यटन है। धार्मिक नज़रिए से उत्तराखंड की जो वैल्यूज़ हैं वो आप भी जानते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया है उत्तराखंड को प्रचारित करने में, पर्यटन की तरफ आकर्षित करने में, सब जानते हैं। क्या इस चीज़ की रोकथाम सही साबित होगी या नहीं होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आप मुंबई में बैठकर यहाँ हरिद्वार और उत्तराखंड की तमाम जो वादियाँ हैं उनको देखते रहते होंगे, जिक्र करते रहते होंगे लोग इसका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस चीज़ के दो पहलू निकलते हैं। एज ए सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया की हम बात करें और सोशल मीडिया पे बात करें, मैंने आपको भी बोला, एक नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू उभर के आते हैं। आप देखिए, यदि हमारी कोई तीर्थ स्थल की मर्यादा को कोई अश्लील रील्स बनाकर या कोई आप समझते हैं कि विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा उस मर्यादा को अगर खंडन करने या भंग करने का प्रयास करें तो मैं उसे एक नेगेटिव मानता हूं। बिकॉज हर एक चीज़ की एक वैल्यू है। हम मंदिर लोटा लेके जाते हैं, वो मंदिर का स्थान है, तो वहाँ हमारी एक अलग वैल्यूज़ होती है। हम घर में रहते हैं तो डिसिप्लिन के साथ हम घर में रहते हैं। तो सोशल मीडिया का वहाँ से हटा देना ये गलत है। बट सोशल मीडिया पे इस तरह के कृत्य करना वो भी एक गलत माना जाएगा, क्योंकि उससे हमारी धार्मिक आस्थाएं कहीं ना कहीं आहत होंगी। तो कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड में रहते हैं तो हमें उनकी वैल्यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हमें विरासत से मिलता हुआ आ रहा है, अगर हम उसे संजो कर नहीं रखेंगे तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को एक स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन के साथ फॉलो भी करना चाहिए और उसका जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अमन जी, आपने बहुत अपने जो विचार रखे हैं वो एक युवा के लिए समझने बहुत ज़रूरी हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व से उन चीज़ों को सामने निकाल कर लाएं जिनको युवाओं को वास्तविक तौर पर ज़रूरत है सीखने की। आज आप इतनी कम उम्र में एक अच्छे पायदान पर जा पहुँचे हैं और जल्दी उम्मीद करते हैं आप टीवी पे आपको जल्दी देखने वाले हैं, तो उस बारे में कुछ आप जिक्र करें। क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ, टीवी पर आना सभी के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है बचपन से ही। कभी आपने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने सोचते थे आप कि हाँ आप टीवी पे जाएंगे और ये सब इतना आसान हो जाएगा कि आप इतनी कम उम्र में वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या कब आपके दिमाग में आता था इस तरह से कुछ, और जब वो सच साबित हुआ तो कैसी फीलिंग्स आपके अंदर थी? बिल्कुल, हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि काबिलियत का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, और हम लोग जब बढ़ते हैं तो हर कोई अपना एक दिमाग लेके पैदा हुए। कहते हैं प्रभु ने सभी को दिमाग एक साथ दिया है, बट उस दिमाग को हम यूज़ कितना कर रहे हैं और कौन सी दिशा में उसका यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। जब हम शुरू से ही एक अच्छे परिवार में, अच्छे परिवेश में रहते हैं तो हमें बचपन से ही वो बातें सिखाई जाती हैं, हमारे जहन में डाली जाती हैं। वो साहित्य का माहौल रहा, वो पूजा पाठ का माहौल रहा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम सोचते हैं क्यों नहीं वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमेशा से मेरे मन में ये रहा और मैंने उस पर खरा भी उतर के दिखाया जब हमने बात की। और मैं अपना आइडल चुनता था, जैसे हम टीवी सीरियल्स देखते हैं और ये देखते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं करूँगा और फैशन आइकॉन मुझे भी बनना है। अब धर्म नगरी से जाकर देखिए, हम
कई सारे क्रियाकलापों से जुड़ते हैं, जैसे संस्कार भारती। उसका मीन्स क्या हुआ? उसका मतलब यही है कि जो संस्कार विलुप्त हो गए, पुराने राजा महाराजा ट्रेडिशनल को फॉलो करते थे और उस समय वो यात्राएं निकले करती थी। सिर्फ वही मुझे वो लगा कि वेस्टर्न कल्चर या इंडियन कल्चर या हम कोई भी कल्चर को धारण करते हैं और उसे हम मंच पे शो करते हैं, तो उसे वो बस देखने का नज़रिया कुछ और है, बिकॉज पुराने वक्त और अब के वक्त में अंतर है। और आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में वो सब साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि हरिद्वार का नाम सुनते ही अगर हरिद्वार के युवा के बारे में अगर इंसान कोई सोचे, तो जाहिर है अगर कोई आपसे एक बार मिलेगा तो उसके दिमाग में बार बार आपकी छवि आएगी। आपका ये जुड़ाव धर्म के प्रति लगातार बना रहा और आज भी आपकी वाणी में भी और आपके व्यवहार में भी वो सब झलकता है। तो ये कितना आपको मोटिवेट करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और कितना ज़रूरी है आज के युवाओं के लिए धार्मिक तौर पर अपने आप को डेडिकेट करने का? जी बिल्कुल, पल पल मुझे मोटिवेट करता है और मेरी लेखनी का भी संबंध, प्रगाढ़ लेखनी का कहीं ना कहीं उसने मुझे ज़िंदा रखा है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा सबसे अच्छी जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी पुस्तकें होती हैं। तो जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ, और दूसरा हरिद्वार जैसी ये मेरे लिए ही नहीं, जब मैं दूसरों को अपने हरिद्वार के लिए तड़पते हुए देखते हैं, यार काश हम एक बार हरिद्वार जा पाएँ। मुझे अभी न्यूयॉर्क मैगज़ीन पे जब मैं फीचर हुआ तो उन्होंने बताया कि आप मैगज़ीन, आप उत्तराखंड से हैं, तो वो उत्तराखंड का नाम सुनते ही बड़े एक्साइटेड हो गए। तो पता लगता है कि हमारी जहाँ हम रह रहे हैं उस क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, बिकॉज़ हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। तभी मैं युवाओं से निवेदन भी करता हूँ, हमेशा पर्यावरण की बात इसलिए करता हूँ कि हम लोग एक पेंटिंग बनाते हैं, बचपन से ही हमें सिखाते हैं एक पेंटिंग बनाना, पेंटिंग पे पहाड़, पहाड़ से बर्फ़, झरना, तो आप और हम तो उस पेंटिंग को देख पाए, महसूस कर पाए। जिस हिसाब से हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता आने वाली पीढ़ियाँ उस पेंटिंग को देख पाएंगी। वो सीनरी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, सिर्फ एक कल्पना रह जाएगी मात्र। तो उसको बचाने के लिए, उसके संवर्धन में तो हमें एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बोला अभी, कितना लगाव रखना, अपने ट्रेडिशन से लगाव रखना। एक मैं तीर्थ पुरोहित भी हूँ, तो वो रोम रोम में हमारी धार्मिकता बसना। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं मैं धार्मिकता भी है और आप आने वाले भविष्य के लिए चिंतित भी हैं। किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन का नहीं रखना है, ये वाकई में काफ़ी आश्चर्य में डालता है आपकी उम्र को देखकर और आपके जो विचार हैं और आपकी जो चिंता है उसके बारे में सोचकर। वो परिवेश ऐसा, आप देखिए हम रहते हैं हरिद्वार को माया नगरी, धर्म नगरी, उससे हम आगे जाएंगे तप नगरी, तो फ़र्क आता है। वो तो हम, आपकी शालीनता, हमारी शालीनता, तो उत्तराखंड वालों की ये पहचान है मुझे जहाँ तक लगता है। और एक संतों के बीच का माहौल, संतों के बीच का समागम, कुंभ, तो ये यहीं सब देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट हम पे आना तो स्वाभाविक है। तो हाँ जी, आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूँगा। आज देवभूमि उत्तराखंड से बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है। इसमें जुबिन नौटियाल भी हैं और ऋषि निशंक हैं, बहुत स्टार यहाँ रहे। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, तो क्या आपको लगता है कि देवभूमि में सरकार की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए, यहाँ पर फिल्म सिटी बनाई जाए, यहाँ के युवाओं को और ज़्यादा अवसर मिले, इस तरफ क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि आप उस चीज़ का जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं मुंबई में जाने के बाद। यहाँ का युवा उतना बेहतर उन चीज़ को नहीं समझता है। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या इस तरफ कदम उठाने चाहिए? और हरिद्वार सब चीज़ों में आ गया मुझे लगता है, और एक स्मार्ट हरिद्वार के रूप में अब जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि जब यहाँ की प्रतिभाएं, हम लोग जो सक्षम है वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, मुंबई जा पाते हैं, अपने टैलेंट को ले जा पाते हैं, घर से संपन्न है, उनके माता पिता उन्हें सपोर्ट करते हैं। बट कुछ ऐसा छिपा हुआ टैलेंट है जो मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं और भविष्य में नहीं आगे बढ़ पा रहे, पर प्रतिभाएं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए हंसफी टोंक ने जो एक नृत्य के क्षेत्र में अपना कितना नाम कमाया है। ऐसी कई सारी प्रतिभाएं हरिद्वार में हैं। यदि यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए तो मुझे लगता है हरिद्वार एक फिल्म सिटी के नाम से भी इन फ्यूचर जाना जाएगा। अगर यहाँ का शासन और प्रशासन मिलकर एक इस चीज़ पे चिंतन मंथन और मनन करे और एक फिल्म जगत का रूप हरिद्वार को देने का प्रयास करे, बिकॉज़ गढ़वाली परंपरा, कुमाऊनी परंपरा, जितनी परंपरा हमारी ऊपर देखने के लिए मिलती हैं, और फिल्मी जगत यहाँ की छुपी हुई प्रतिभाओं को हम निकालें, तो मुझे लगता है फिल्म सिटी तो हरिद्वार में ज़रूर होना चाहिए। और इसके लिए मैं सभी से निवेदन भी करूँगा कि इस चीज़ को गंभीरता से सोचें, क्योंकि क्या पता कल कौन सा युवा और कौन सा यहाँ से निकल कर आए और किस तरह की प्रतिभाएं रच दे। तो मेरा निवेदन हमेशा रहा है गवर्नमेंट से कि इस चीज़ पे सोचा जाए।
अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहना चाहूँगा कि आपसे जब पहली बार मुलाकात हुई, सिटी स्कूप उत्तराखंड पर हमने बातचीत की और आज हमारी मुलाकात हो रही है, उस बीच हमने आपका बहुत बड़ा तरक्की का जो पायदान है वो देखा। उम्मीद करते हैं जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो आप और अपने स्तर में बढ़ोतरी करेंगे और एक अच्छे और मुकाम पर पहुंचकर आप हमको गौरवान्वित महसूस कराएंगे, उत्तराखंडियत को गौरवान्वित महसूस कराएंगे। और आज भी एक युवाओं के पर तो एक मैसेज आता ही है और हम सब काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। टीवी पर आप कब आने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आप एक टाइम जो सीमित टाइम है उसका बता दें। बिल्कुल, आप अक्टूबर में देखेंगे जल्दी मुझे और अच्छे चैनल्स पे देखेंगे काम करते हुए, और मुझे लगता है आप सभी को पसंद भी आएगा और तब आपके सपोर्ट का अपेक्षाकृत मैं रहूँगा। और आशा भी पूरी है कि आप सभी का सहयोग मुझे जिस तरह मिलता है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि योर गुड ब्लेसिंग ऑलवेज विद मी। हमेशा तो मैं चाहता हूँ कि देखते हैं, सब्र का फल मीठा है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप ही के जीतना, तो कि कितना धर्मनगरी के लोग मुझे प्यार देंगे, कितनी चीज़ें देंगे। तो अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय दिया आपने, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर फिर हम दोबारा बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन।